एग्ज़ाम स्टार्ट कर लिया अपना। ऊपर उधर जाएँ अब टैब में और स्टार्टिंग वाले 2 करने हैं। ये ऊपर दिया हुआ है ना मॉड्यूल के अंदर, जी, माई एसक्यूएल, माई एंजीला, एसक्यूएल ये और सारे कहाँ से? अपाची और माई एसक्यूएल पहले 2 जो हैं यही 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बस ये हो गए। अब इसको जो मिनिमाइज़ कर दें और टैब में जाएँ मतलब अपने। जैसे सुपरवाइजर ने कहना है, फर्स्ट जो स्टेप होंगे वो ये होंगे। हाँ जी, ये पहला स्टेप है। ये बेशक आप सुपरवाइज़र से कॉल कनेक्ट करने से पहले ही इसको कर लें, ठीक है ना? जी जी। अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रख लें, वो मसला नहीं होगा उन्हें। अब न्यू टैब में अच्छा, पहले लिखें लोकल होस्ट, इकट्ठा, स्पेस नहीं देनी, स्पेस नहीं देनी। लोकल होस्ट हाँ जी, आगे स्लैश। स्लैश और आपका जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर का नेम है वो लिखना है। जैसे ये टास्क अंडरस्कोर मैनेजमेंट आपके फ़ोल्डर का नेम आ रहा है। जिसके अंदर वो हमने फाइल रखी थी। हाँ हाँ जी, ये देखें यहाँ पे अब ये आ रहा है ना, क्योंकि हमने एक मरतबा रन कर दिया हुआ है, तो अब आप हाँ इधर से जी रन जी। कर सकती हो। इस पर क्लिक कर दें, ये हो जाएगा खुद ही। अच्छा, ये आ गया हमारा लॉगिन पेज। हमने उस दिन भी इस चीज़ को जी देखा जी था, ठीक है। आज आपने इस लॉगिन जी पेज जी। का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो अपना कोड ओपन करें। सबलाइम इंस्टॉल किया था या नहीं किया था? नहीं, वो नहीं किया मैं, ऐसे ना वो एक करती नहीं हूँ, मिनट, कोई ना इशू ना आ जाए। नहीं इशू आता, उसको सबलाइम को इंस्टॉल कर लेते हैं। वो मतलब उसमें कुछ ऐसा मसला कुछ भी नहीं है। अच्छा। उसमें ना आपको समझने में आसानी रहेगी। इसमें एक ही कलर में एक ही तरह का आ रहा है टेक्स्ट, जी तो जी। इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अभी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखो अच्छा, सबला, चले कलर में आप। हाँ, अच्छा इंस्टॉल कर। ठीक है। ये कोड जो हमने किया है ना वो सारा ये लॉगिन पेज का है। तो थोड़ा सा जूम कर लो, मुझे भी क्लियर नज़र आए। अच्छा, हमने लॉगिन पेज बनाया। अब जैसे बात हुई थी लॉगिन पेज के पीछे जो ऑरेंज कलर येलो कलर आ रहा है, अगर आपको वो चेंज करने के लिए बोलते हैं तो ये देखें, ये बॉडी है, ठीक है। हमने बॉडी बनाई, जो सारा येलो एरिया और उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो इस बॉडी के अंदर लिखा हुआ सारा हमारा डिस्प्ले करवा रहा है। तो आपने इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। ऑरेंज की जी जगह जी। आप जो भी करना चाहें यहाँ पे आप वो चेंज कर सकती हैं। अगर वो आपको जी कहते जी। हैं कि मतलब इस सिंपल ये तो आपके पास लिखा हुआ है, इसकी बजाय आप पूरे मुझे ये लाइन लिख के दिखाओ, ठीक है। पूरी इस लाइन के आप दोबारा ये रिमूव करो और फिर लिखो। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। और याद रखना स्टाइल के साथ हमारी जितनी भी सी एस एस होती है स्टाइल के साथ हो रही है। जैसे ये नीचे भी सी एस एस हमने की हुई है, तो यहाँ से आप स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करोगी। जी जी। एट्रीब्यूट उसको हम कहते हैं जिसके साथ हमारे इज इक्वल और डबल कोट्स का साइन लगा होता है, तो वो हमारे जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। आप माउस छोड़ दें, मैं यहाँ पे काम करूँ। ये देखें, ये साथ में दिखा रहा है आपको कि ये हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। स्टाइल एक टैग में भी आता है और एक एट्रीब्यूट में भी, वो दोनों लिखे हुए दिखा देता है। जो टैग में होगा वो टैग में दिखा देगा, जो एट्रीब्यूट में वो एट्रीब्यूट में दिखा देगा। सिंपल इसको करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद बैकग्राउंड, ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं बैकग्राउंड की सारी, जो भी आप इसमें से यूज़ करना है। अब कलर की यूज़ करने वाले हैं तो हम कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लग गई। अब जो कलर आपने यहाँ पे लगाना है वो आप कलर लिख दो और उसके आगे सेमी कॉलन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे और फिर हमने जो है वो अपने उस पेज को रिफ़्रेश करने के लिए कंट्रोल और F5 को प्रेस करना है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको रीलोड नहीं करना, हमने यहाँ से रीलोड नहीं करना, हमने कंट्रोल R से रीलोड नहीं करना। जब भी CSS करते हो आप, उसके बाद आपने कंट्रोल F5 से इसको रीलोड करना है, ठीक है। ये एक दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगी तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़। अच्छा, अब हमारा बॉडी का तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। अब कंटेनर जो हमने बनाया हुआ है, ये जो वाइट एरिया हमारे पास आ रहा है सारा ये वाला, ये मैंने एक कंटेनर लेके इसके लिए ये स्पेसिफिक एरिया मैंने जो है ना वो अपने लिए यहाँ पे रिज़र्व कर लिया है।
और इसके अंदर मैं लॉगिन का जो हमारा वो फॉर्म है वो बना रही हूँ। तो इसको मैंने स्टाइल के अंदर मार्जिन टॉप दिया है, ये हम स्पेस दे रहे हैं, आप इसको ज़रा देखो। ये मैंने 165 पिक्सल दी है, उसकी जगह पे मैं 65 कर रही हूँ, तो ये स्पेस इसकी चेंज होगी। अब देखो जब जैसे ही रिफ़्रेश मैंने किया है तो ये ऊपर की तरफ चला गया। हालांकि हमने इसको टॉप दिया है ना, तो ये क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ इसको ले गया। और अगर हम इसको बॉटम देते हैं, ठीक है, तो इसने इसको तो नीचे की तरफ लेकर आना ही है, लेकिन साथ में ये ऊपर भी उसको मतलब स्पेस इतनी ज़्यादा दिखाएगा, तो उल्टा ये वर्किंग कर रहा होगा। टॉप करोगे तो वो नीचे की तरफ लेकर आ रहा होगा, बॉटम करोगे तो ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा। इस तरीके से ये वर्किंग कर रहा होता है, और ये लेफ़्ट और राइट पे भी काम जी करता है हमारा। वही होता है ना जैसे। जी क्या कह रही हैं? जी जी। ठीक है, तो ये मैं वापस इसकी स्पेस नहीं कर मैंने देती कहा हूँ। जैसे वो, अगर मैंने तो फ्रंट एंड ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, हाँ तो हाँ जिसके अंदर हाँ, जैसे हम कंटेनर को ऐसे ड्रैग करके लेके जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बिल्कुल कोडिंग ऐसे के ही अंदर है, ऐसे ही है। ये वाले टैग्स यूज़ होते हैं। हाँ जी, तो ये अब बैकग्राउंड कलर का मतलब आपको इन चीज़ों की तो थोड़ी बहुत तो हाव नाव है ही, इसलिए आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जी जी है। अच्छा, अब ये जो फूल हमने आप यूज़ बस किया मुझे हुआ, ये गाइड कर देना कि ये चीज़ है। वो मैं इसलिए ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि वो पूछते होते हैं। अच्छा, फॉर्म में मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, दो मेथड जी हमारे जी। होते हैं, एक पोस्ट होता है, एक गेट का मेथड होता है। पोस्ट मेथड सिक्योर होता है, इसके अंदर प्राइवेसी भी होती है और इसके अंदर हम अनलिमिटेड कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, जबकि हमारा जो है गेट का मेथड वो ना तो सिक्योर होता है, ना उसमें प्राइवेसी हमें मिलती है, और दूसरा उसके अंदर एक लिमिट होती है कैरेक्टर्स की, जो है 2048 लिमिट है इसकी, ठीक है। गेट के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे, उसकी जो भी आउटपुट आएगी वो आपको यहाँ ऊपर यूआरएल के अंदर डिस्प्ले करवाएगा वो यहाँ पे। अगर आप गेट का पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे वो आपको कुछ नहीं डिस्प्ले करवाएगा, वो आपको सिर्फ बॉडी के ऊपर जो है ना उसकी आउटपुट दिखा देगा। अच्छा, कल हमने इसको किया था एडमिन के नाम से। अच्छा, ये इसके भी मैं बता दूँ। अब ये मैंने इनपुट जो फील्ड बनाई है, इसके अंदर टाइप मैंने जो दी है वो टेक्स्ट की दी हुई है, तो इस वजह से ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारी इसकी टाइप टेक्स्ट की होती है। ये जो है इसकी मैंने टाइप पासवर्ड दी। हम जिस तरीके की इनपुट फील्ड बना रहे हैं उसकी टाइप हमने वैसी ही लगानी है, तो वो हमें उसी तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। अब अगर यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट लिख देती तो ये मुझे मेरा पासवर्ड डिस्प्ले करवाता, ठीक है। और अगर हमारे पास ईमेल है, ईमेल की हम कोई बना रहे हैं, एक मिनट, अगर हम ईमेल की फील्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे हम उसकी टाइप जो है ये वाली वो हम ईमेल ही करेंगे, मतलब जिस तरीके वो की भी ईमेल आपकी, कर। हाँ, जिस तरीके की भी आपकी होगी वही हम करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है नेम का एट्रीब्यूट। नेम का एट्रीब्यूट भी जो है वो एक मेन पर्पज़ है हमारी इनपुट फील्ड का, क्योंकि हमने इसको जो है अपने बैकएंड के साथ लिंक करवाना होता है। तो ये दो चीज़ें हर इनपुट फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी उसके बाद की चीज़ें। अच्छा, फिर आ जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ ना। वालेकुम अस्सलाम, रिजवान, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आपके पास शेयर हो गई है? अच्छा जी, ये फिर हम जो है मतलब जैसी इनपुट फील्ड होगी वो लगाते जाएंगे। उसके बाद प्लेस होल्डर है और एक वैल्यू है। हम वैल्यू या प्लेस होल्डर दोनों में जो भी नाम लिख रहे होते हैं ना वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब आप प्लेस होल्डर पे काम करते हो तो ये अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेस होल्डर में यूज़र नेम, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही अपना कर्सर लेके क्लिक करती हूँ तो ये मुझे एडिटेबल इनपुट फील्ड दिखा देता है, और ये नाम जो है वो हाइड हो जाता है, पीछे चला जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे मैं करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू देती हूँ, ये मैंने वैल्यू दी है, ठीक है, और फिर आप इसको चेक करना।
पासवर्ड का कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले का करना था। अच्छा, हमने इसके वैल्यू दी है, तो आप ये देखो यहाँ पे नाम हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया लिखा हुआ, ठीक है। और फिर हम उसको जो है वो यहाँ पे मतलब एडिट करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद हम एडिट करते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे कर रहे हैं तो इसके साउंड म्यूट कर लें प्लीज़। जब हम इसको प्लेस होल्डर के अंदर करते हैं तो फिर हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करते हैं जी, ये दो चीज़ों में आपको फ़र्क बता दिया। ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में आपने जो चीज़ लगाई होगी, ठीक है, उसको इसने रिक्वायर्ड रखना है। अगर हम कोई इनपुट फील्ड छोड़ के अगली को करके और फिर फिल करके इसको सबमिट कर देंगे तो ये हमें बताएगा कि हमने फ़लानी इनपुट फील्ड जो है वो छोड़ दी है, उसको फिल करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं ये ऑप्शंस। सिलेक्शन के साथ हम ऑप्शन बना रहे हैं जिसके अंदर वो हमने रोल डिफ़ाइन किए थे अपने के, हम एम्प्लॉय को लॉगिन करवा रहे हैं, एडमिन को या मैनेजर को, किसको करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम सिलेक्ट का एक टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर ऑप्शंस के टैग लेते हैं। जितनी आप ऑप्शंस बनाना चाहोगे उतने आप यहाँ पे उसके टैग्स लोगे, और उनके अंदर ये वैल्यू हमने दे दी है क्योंकि हमने वहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले करवाई हुई थी, तो इसलिए मैंने ये वैल्यू मिली। और हर एक के नेम के अंदर मैंने रोल को ही डिफ़ाइन करवाया है क्योंकि हमने इसी के साथ जो है वो बैकएंड के साथ लिंक करना है। उसके बाद आ जाता है ये नीचे बटन आ जाता है अब हमारे पास इनपुट फील्ड में ना, ये एंकर टैग के लगा के मैंने इसकी डेकोरेशन नन कर दी है। इसके नन करने से क्या हुआ है कि जो एंकर टैग अपनी जो भी फंक्शनैलिटी उसके ऊपर अप्लाई करता है, जैसे उसका कलर ब्लू कर देता है और उसको अंडरलाइन कर देता है, वो इसको रिमूव कर देता है, ठीक है, इस टेक्स्ट डेकोरेशन नन की वजह से। और फिर इनपुट फील्ड के अंदर हम टाइप सबमिट की रख के हम अपना बटन बना रहे हैं, ठीक है, और उस बटन के ऊपर क्लिक करने से हम लॉगिन कर रहे हैं। सबमिट टाइप रखने पे वो सबमिट हो रहा है। अगर मैं बटन यहाँ पे लिख देती ना तो बटन तो वो बना देगा बट वो उस चीज़ को सबमिट नहीं करेगा। तो मैंने पीछे भी बताया कि जिस तरीके की हमारी इनपुट फील्ड बन रही होगी उसी तरह की हम उसकी टाइप रखेंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे बटन की अगर टाइप आ रही है, वो बटन की रिक्वायरमेंट है, तो बटन पे क्लिक करने से चीज़ हमारी सबमिट होती है, तो इस वजह से इसकी जो टाइप है वो सबमिट आएगी। फिर उसके बाद अब अगर आपको इस बटन का कलर चेंज करने के लिए बोलते हैं तो मैंने यहीं पे ये देखें सबसे लास्ट में जहाँ पे हमारी बटन की टाइप आ रही है वो मैंने कलर लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर आ गया और ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब हम इसकी जो PHP पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के लिए हमारे पास ये टैग है और इसका जो क्लोजिंग टैग है ना, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ठीक हो गया। और PHP स्टार्ट होने के बाद अब इस पे पहले चलेगी कंडीशन हम इसलिए चला रहे हैं कि वो वेरीफाई करे कि हमने जितने भी चीज़ें अपने फ्रंट एंड के अंदर बनाई हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन हो चुकी हैं या नहीं हुई, ठीक है। अगर तो वो डिफ़ाइन होंगी तो हमारी क्यूरी जो वो मज़ीद आगे चलेगी, अगर वो डिफ़ाइन नहीं की हुई तो वो हमें एरर डिस्प्ले करवाएगा। सबसे पहले हम कंडीशन इफ़ की कंडीशन चला रहे हैं जो बता रही है कि अगर तो सेट है डॉलर पोस्ट, हमने फॉर्म जो लिया था वो डॉलर पोस्ट के मेथड में लिया था, ठीक है। ये पर जब हम जा रहे हैं फॉर्म में ये देखें फिर क्या ये मेथड हमने पोस्ट का लिया था फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर तो हमारा अगर मेथड जो है वो सेट है और उसके अंदर हमारा सबमिट मौजूद है। सबमिट कौन सा, जो हमारे सबमिट के बटन के ऊपर हमने नेम के अंदर लिखा हुआ था, जो हमारा बटन था ना उसके नेम में हमने सबमिट बनाया था। तो अब इसको हमने सबसे पहले लिखना है। जिस चीज़ पे हम क्लिक कर रहे हैं ना उसके अंदर जो हमने नेम के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को हम सबसे टॉप पे लिखेंगे। वो इस वजह से क्योंकि हम डाटा अपना सारा पुट करने के बाद जब उस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो भी उसके रीचेकिंग होती है, जो भी मैच करता है वो उस बटन के अगेंस्ट जो हमने काम किया होता है उसी को चेक करता है। उसके बाद वो बाकी आपकी फंक्शनैलिटी को देखता है।
तो हम इसलिए उसको कहते हैं कि अगर तो डॉलर पोस्ट में सबमिट सेट है तो फिर अगली हमारी वो तुम चेक करो जो हमने फ्रंट एंड बनाया कि वो भी डॉलर पोस्ट में मौजूद है या नहीं है। अब मैंने यहाँ पे जो ऊपर नेम के इनपुट के अंदर हमने उसका जो एट्रीब्यूट बनाया था नेम, उसमें यूज़र नेम हमने लिखा था वैल्यू। तो अब डॉलर पोस्ट के साथ हम वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये हम डॉलर पोस्ट में लिख रहे हैं। और बाकी जो ये लेफ़्ट साइड पे जो डॉलर साइन के साथ आपको वाइट कलर के अंदर वेरिएबल नज़र आ रहे हैं ना, ये वो वेरिएबल हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। इसकी जगह पे आप कोई भी वेरिएबल खुद बना सकते हो, लिख सकते हो। बट ये जो येलो कलर के अंदर आ रहे हैं ना, ये सारे वो आपके वैल्यूज़ हैं जो आपने ऊपर फ्रंट एंड के अंदर नेम के एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ किए हुए हैं। जैसे सबमिट के ये बटन के ऊपर हमारा ये नेम के एट्रीब्यूट में सबमिट था, और फिर ये हमने जब रोल उसके डिफ़ाइन करवाए हैं तो उसके अंदर हमारा ये रोल का नेम लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड लिखा हुआ था, और जो यूज़र उसके लिए नेम के लिए था उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ था ये। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें, मैंने सारी जगह पे ये ख़ास तौर पे जो नेम के अंदर मैंने लिखे हैं, मैंने सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। मैंने इनमें कोई कहीं भी कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया। तो अगर आप इनमें कहीं भी कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है कि जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है सेम वही चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। एक डॉट की भी जो है ना वो उसके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ इनकी और ये वाली आपकी कंडीशन की और आपके फ्रंट एंड के जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है उनकी सेम होनी चाहिए। अगर उनमें एक डॉट का भी फ़र्क आएगा तो आपके पास एरर्स आएंगे। और जब हम कोर PHP कर रहे होते हैं तो इसका एक डॉट का एरर आपका पूरा पूरा दिन ले जाता है, आपको समझ नहीं आती कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे है। इतनी छोटी सी मिस्टेक पे भी ये एरर देता है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको ना अनसबमिट किया, अनसेट किया। पहले हमने इसको सेट किया था और फिर मैंने इसको अनसेट करवाया है। वो अनसेट इस वजह से करवाया कि अगर तो हमारे पास इनमें से कोई चीज़ मतलब नहीं हमारी सेट हुई पोस्ट के मेथड के अंदर तो वो फिर हमारे सबमिट को अनसेट कर दे। और अगर वो हो जाती है और कंडीशन जो है वो सही चल रही है तो फिर ये अगली इस क्यूरी पे आ जाएगा। अगर हमारी कंडीशन नहीं सही चलती तो वो उसको अनसेट कर देगा। अच्छा, फिर ये मैंने ना अब कनेक्शन बनाया हमारी डेटाबेस का, जो हमने कल डेटाबेस वहाँ पे डेटाबेस में क्रिएट की थी ना लोकल सर्वर के ऊपर, हमने उसका कनेक्शन ये बनाया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, MySQLi_connect की क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपके पास ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं और डबल क्विट्स आ जाते हैं। डबल क्विट के अंदर आप सबसे पहले अपने लोकल होस्ट को मेंशन करोगे, क्योंकि हम लोकल होस्ट का सर्वर यूज़ करें तो इसको बताना पड़ेगा कि हमारे पास सर्वर जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो हमारा लोकल होस्ट का सर्वर है वो आ गया। रूट हम उसको बता रहे हैं कि हम लोकल होस्ट की रूट को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि htdocs जो है वो लोकल होस्ट की रूट के अंदर पड़ा हुआ है। और फिर ये जो खाली आप देख रहे हैं डबल क्विट्स जो खाली हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब है पासवर्ड। अगर आप अपने इस डेटाबेस को कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो पासवर्ड लिखोगे। बट हम मोस्टली क्या करते हैं, इसको हम पासवर्ड नहीं देते क्योंकि फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये बिना पासवर्ड भी सही तरीके से वर्किंग कर रहा होता है तो हम फिर इसको पासवर्ड नहीं देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला जो आ जाता है ये आपकी डेटाबेस का नेम आता है, जो कल हमने उसकी डेटाबेस बनाई थी लोकल सर्वर पे, ये वो नेम है। अगर हम उसकी बात करें तो लोकल होस्ट PHP और ये वाली ये जो हमारा टास्क मैनेजमेंट की जो हमने डेटाबेस बनाई थी, जैसे हम न्यू पे क्रिएट करके बनाते हैं तो इसका नाम है, ये हमारी डेटाबेस का नेम है। तो ये वाला हम वहाँ पे लिखेंगे। ये देखें ऊपर अगर आप URL बार में देखें तो DB लिखा हुआ है। DB मतलब होता है डेटाबेस, ठीक है। तो उसका नाम हम उसके साथ लिखेंगे तो ये हमारा कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस सारे कनेक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल हम अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। इसकी जगह आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब ये मैंने सिर्फ इतना है, मैं ये भी लिख सकती हूँ, मैं इसकी जगह ABC भी लिख सकती हूँ, मैं इसकी जगह किसी का नाम भी लिख सकती हूँ। जो मतलब आप दिल चाहे आपका, आप वो यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। वेरिएबल $साइन के साथ जो भी है ये हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। फिर हम चलाते हैं क्यूरी, सिलेक्ट की क्यूरी। लॉगिन के पेज के पीछे हमेशा हमारी सिलेक्ट की क्यूरी चलती है।
अगर हम रजिस्ट्रेशन का पेज बना रहे हैं या हम किसी चीज़ का डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं जो डेटाबेस के अंदर जा रहा है, उसके लिए हम इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे। अब अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज होता तो उसके पीछे इंसर्ट की क्वेरी चलनी थी, बट अब हम लॉगिन का पेज बना रहे हैं तो डाटा तो हम यहाँ से भी इंसर्ट करवा रहे हैं। मतलब यूज़र जो भी आता है वो अपना नेम, ईमेल या पासवर्ड जो भी टाइप यहाँ पे करता है, टेक्स्ट देता है, तो डाटा हम यहाँ से भी डाटाबेस में इंसर्ट करवा रहे हैं। बट ये क्या काम करता है, लॉगिन तो हमारा तब होगा ना जब किसी जगह पे पहले हमारा कोई डाटा मौजूद हो और उसके बाद जब हम उसी के आईडी या पासवर्ड दें और फिर वो उसको चेक करे और मैच करे। अगर तो वो मैच हो तो वो लॉगिन करवा दे, अदरवाइज़ नहीं करवाए। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूँ आपको वीयू की ही, हमने वीयू में एडमिशन लेने के लिए जब वीयू की आईडी हमें प्रोवाइड की गई, पासवर्ड प्रोवाइड किया गया, उससे पहले हमने वीयू में एडमिशन लिया था, जिसके लिए यहाँ तो ऑनलाइन हमने फॉर्म सबमिट किया था, यहाँ फिर हमने वहाँ पे हार्ड फॉर्म के अंदर कैंपस जाके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करवाया था। और जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करवाया तो उन्होंने हमें जो है वो अपना डाटा हमारा जो है अपने सर्वर के ऊपर इंसर्ट करके फिर अपने तरफ से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके हमें दिया। तो अब जब हम लॉगिन करते हैं तो सिर्फ हम वही आईडी और पासवर्ड वहाँ पे देते हैं लॉगिन पेज पे, और साइन इन के ऊपर या लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फिर मैच करता है हमारे यहाँ पे लिखी हुई आईडी और पासवर्ड को, और जो पीछे हमने फॉर्म के ऊपर लिख के उन लोगों को दी हुई थी और उन्होंने उसको सर्वर के अंदर ऐड किया है, उन दोनों को आपस में मैच करता है। अगर तो वो मैच हो जाती है तो वो लॉगिन करवा देता है, अदरवाइज़ वो हमें अलर्ट डिस्प्ले करवा देता है कि हमारा पासवर्ड या ईमेल दोनों में से कोई चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, तो इस वजह से इसके पीछे हमेशा जो है वो सिलेक्ट की क्वेरी चलती है। कहीं से भी डाटा आपने फेच करवाना हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह आपने डिस्प्ले करवाना हो, या आप किसी जगह पे डाटा मैच करवा रहे हो, तो हर उस जगह पे सिलेक्ट की क्वेरी चलती है। बाकी जगह पे आपकी जो है वो इंसर्ट की क्वेरी चलनी है, जिससे डाटा आप डाटाबेस में इंसर्ट करवा रहे हो। क्यूरीज हमारी 4 तरह की होती हैं, जिसको हम CRUD सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। CRUD, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। और इसी तरीके इन्हीं के लिए हम जो क्यूरीज यूज़ करते हैं वो हमारी क्यूरीज यूज़ होती है क्रिएट के लिए इंसर्ट की, ठीक है, और रीड के लिए सिलेक्ट की, अपडेट के लिए अपडेट की क्यूरी और डिलीट के लिए डिलीट की क्यूरी यूज़ होती है। तो इसको हम CRUD सिस्टम भी अपना बोलते हैं। और ये हमारी 4 क्यूरीज़ हैं जो हमसे पूछी भी जा सकती हैं, और इसके अलावा ये लिखने को भी बोल सकते हैं कि हमें कोई क्यूरी लिख के दिखाएं। तो अगर वो कहें हमें सिलेक्ट की क्यूरी लिख के दिखाएं तो आपने ये वाली क्यूरी लिखनी है। अब इस क्यूरी को किस तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ये जो स्टार है ना, स्टार को हम जो PHP की वर्डिंग में हम जो नाम देते हैं वो है स्टैरिक। स्टैरिक इसका वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि आपकी डेटाबेस में जिस जगह का आपने टेबल का नाम यहाँ पे दिया है उसके अंदर जितना भी डाटा मौजूद है वो सारे का सारा डाटा इसने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट के वर्ड ने सिलेक्ट करना है, ठीक है, और स्टैरिक का मतलब है सारे का सारा डाटा फ्रॉम जो टेबल का नेम है हम फिर वो देंगे, मतलब किस जगह से हमने सेलेक्ट करवाना है तो यहाँ पे हमारे टेबल का नेम आएगा। जैसे ये अभी यहाँ पे हमने कल बनाई थी डेटाबेस और ये यूज़र के नाम का हमारा टेबल था, तो इसके नाम के साथ यहाँ पे हम यही यूज़र्स का नेम लिखेंगे तो ये डेटाबेस है हमारे इस टेबल को देखेगा और इस टेबल के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होगा ना तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। बट वो इस टेबल पर पहुंचे के बाद वो फिर भी पूछता है कि मुझे बताएं मैं कहाँ से किस चीज़ का डाटा सेलेक्ट करूं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि आपने स्पेसिफिक किस कॉलम के अंदर डाटा जो है उसके उस कॉलम का सारा डाटा उठाना है। तो फिर हम उसको बताते हैं कि हमारा यूज़र्स के टेबल के अंदर हमारा यूज़र नेम का एक कॉलम है, ये जो हमने ये यूज़र्स का टेबल है और इसके अंदर हमारा ये यूज़र नेम का एक टेबल है, कॉलम है सॉरी, इसका डाटा उठाना है, ठीक है। और दूसरा डाटा हम किसका उठा रहे हैं उससे, पासवर्ड का, ठीक है, और तीसरा हम उसको कह रहे हैं रोल का डाटा उठाओ, ठीक है। इन तीनों का वो डाटा जितना भी इन तीनों कॉलम्स के अंदर डाटा है, चाहे वो 10 लाइन्स का है, चाहे वो 1000 लाइन का है, चाहे वो 1 लाख लाइन का है या इससे ज़्यादा है, वो जितना भी डाटा पड़ा होगा वो उसको उठाएगा, ठीक है, सिलेक्ट करेगा सारे डाटे को और उस सब को उठा के ये हमने जो नया एक वेरिएबल बनाया हुआ है इसके अंदर वो सेव कर देगा, स्टोर करवा देगा उसको, ठीक है।
अब यहाँ तक ये हमारी जो है वो क्यूरी सेलेक्ट की कंप्लीट हो गई है। पहले हमने बनाया था कनेक्शन, उसके बाद हमने सेलेक्ट की क्यूरी चलाई है। फिर हम क्या करते हैं, अब ये जो वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर सारा डाटा हमने स्टोर करवाया है, इसको हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाना है, इसका डाटा कहीं डिस्प्ले करवाना है, ताकि वो हमारे जो उस यूज़र ने अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया उसको, और जो सर्वर के अंदर उसने लोकल होस्ट पे जो रजिस्ट्रेशन के दौरान ऐड करवाया हुआ है उसको मैच कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम MySQLi की क्यूरी चलाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि जब हम MySQLi की क्यूरी चला रहे हैं तो हमारे पास इसके दो पैरामीटर्स आते हैं। ये मैंने दो वेरिएबल्स के दरमियान कोमा देके यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। तो जब ये MySQLi की क्यूरी के अंदर लिखते हैं ना, तो ये हमारे पैरामीटर्स बन जाते हैं। जब तक ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पड़े हुए हैं, तब तक ये वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे लेकर आते हैं इस क्यूरी की ब्रैकेट्स के अंदर, तब ये हमारे पैरामीटर्स हैं। और इन दोनों, ये जो भी हम पैरामीटर्स लिख रहे हैं ना, ये पिछले वाले के साथ सेम होना चाहिए। अब पहला पैरामीटर जो डॉलर कनेक्ट का आ रहा है, ये कौन सा है, जो हमने यहाँ पे ये कनेक्शन बनाया अपने लोकल होस्ट का, अपने सर्वर का जो कनेक्शन बनाया और उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, वो वाला यहाँ पे आना था। ये मैंने आपको बताने के लिए चेंज किया था, तो मैं इसको जो है वो कॉपी करके यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज हमारा जो है वो एरर यहाँ पे देगा पेज के ऊपर, उसको डेटाबेस नहीं मिलेगी फिर। अच्छा, दूसरा हमारा जो पैरामीटर है वो ये पिछला सेलेक्ट की क्यूरी वाला है, जो हमने सारा डाटा इसके अंदर स्टोर करवाया था। अब इसने क्या किया, हमने जब ये दोनों पैरामीटर यहाँ पे लिख दिए ना, तो इस वेरिएबल और इस वेरिएबल को जब हमने पैरामीटर बनाया तो इनका जितना भी डाटा इनके अंदर हमने स्टोर करवाया था, जैसे ऊपर वाले के अंदर उसका कनेक्शन स्टोर हुआ था और दूसरे वाले में हमारे उन कॉलम्स का सारा डाटा स्टोर हुआ था जो हमने डाटाबेस से लिया, सेलेक्ट किया था, तो वो उन दोनों को इस जगह पे ले आएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों का डाटा हम एक साथ एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। एक नए वेरिएबल के अंदर जब वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हम MySQLi फेच असॉक की एक क्यूरी चलाते हैं। ये फेच करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो इस वेरिएबल के अंदर मौजूद जितना भी डाटा होता है उसको फेच करता है, मतलब उसको सिलेक्ट करता है। जैसे ऊपर तो हमने सिलेक्ट की क्यूरी चलाई थी ना, उसको भी हम दूसरे वर्ड्स में हम फेच करना कहते हैं, तो यहाँ पर भी वो इसको फेच कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जितना डाटा होता है उसको फेच करके एक नए वेरिएबल में वो स्टोर करवा देता है। मतलब इतना प्रोसेस ये चलता है, और इनमें जो पैरामीटर्स आ रहे होते हैं वो फेच करवा के हम पिछले वाले ही उठा के लेकर आ रहे होते हैं। सिर्फ जो MySQLi क्यूरी है उसके दो पैरामीटर होते हैं, और उसके बाद जितनी भी आपकी क्यूरीज आती हैं, फेच की होगी या अरे की हो गई, उनमें एक पैरामीटर होता है। अच्छा, यहाँ तक हमारा अब डाटा सारा जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब हमने अपने रोल्स के हिसाब से जो है ना वो उसको लॉगिन करवाना है, तो उसके लिए फिर हमें कंडीशंस चलानी पड़ेंगी। दोबारा ये आप नोट कर लो, ऊपर वाली जो कंडीशन की हमारी ब्रैकेट थी ना, ये अभी तक यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, इसको सबसे एंड में हमने जाके क्लोज करना है। ये क्लोज हो रही है सबसे एंड में, ठीक है। उस कंडीशन के ऊपर हमारा सारा कोड चल रहा है उस कंडीशन के साथ। तो अब जैसे जैसे हम नई आगे कंडीशंस बना रहे हैं तो उनकी ब्रैकेट्स जो है वो उनके हिसाब से जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको क्लोज करते जाएंगे। अच्छा, अब पहला हमने कंडीशन जब चलाई, इफ़ की कंडीशन, ऊपर हमने इस सेट किया था, बट अब यहाँ पे हम इस सेट नहीं करेंगे। इस सेट का हमारा एक ही मतलब काम था, जब हमने अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करवाना था तब हमने इसको यूज़ किया। अब हम ये वाला जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने सारा डाटा अपना सेव कर लिया हुआ है, अपने डाटाबेस का कनेक्शन भी और अपने कॉलम्स के अंदर मौजूद सारे डाटे को भी, तो उस वेरिएबल को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे और एक सेशन बना रहे हैं हम रोल का, ठीक है। ये हमारा सेशन बन रहा है और इसको इज इक्वल कर रहे हैं मैनेजर के। अगर तो वहाँ से लॉगिन के पेज के ऊपर कोई भी जो यूज़र है वो मैनेजर अगर सिलेक्ट करता है, यहाँ से इसकी रोल मैनेजर सिलेक्ट करता है, तो तब ये जो है वो इस पहली कंडीशन को चलाएगा। अगर वो मैनेजर नहीं यहाँ से सिलेक्ट करता, वो कोई और सिलेक्ट करता है, एडमिन का सिलेक्ट करता है या यूज़र नेम सिलेक्ट करता है, एम्प्लॉय का सिलेक्ट करता है, तो फिर वो यहाँ से ये सेकंड वाली क्यूरी चलाएगा। अगर वो ये नहीं करता तो फिर वो थर्ड वाली क्यूरी चलाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, हमने मैनेजर का किया, वो हम उसको कह रहे हैं ये जो रोल है ना, हमने जो सेशन बनाया ये हमने अपने डेटाबेस का लिया। ये डेटाबेस के अंदर हमने अपना जो कॉलम बनाया है, ये वाला रोल का कॉलम,
इसको उसने लिया है, जी ठीक जी। है, इसको वहाँ पे हमने कॉल की हुई है। तो इसको यहाँ पे जब हमने कॉल करवा दी, उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसके इज इक्वल एम्प्लॉय है। अगर तो एम्प्लॉय होगा यहाँ पे, जैसे ये उसके रोल के अंदर ये आपको नज़र आ रहे हैं, सारा डाटा एडमिन है, मैनेजर है या एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे मतलब हमने डिफाइन किया है। तो अगर तो वो जब यूज़र एम्प्लॉय इसको सिलेक्ट करेगा तो वो एम्प्लॉय पर ही लेके जाएगा, अगर मैनेजर पर सिलेक्ट करेगा तो वो मैनेजर पर ही लेके जाएगा। तो ये मतलब यहाँ तक इसने इस चीज़ को इक्वल कर दिया, दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, तो वो आगे हमारा सेशन जो है वो उसको रन कर देगा। सेशन हमने ऊपर टॉप पे स्टार्ट किया हुआ है, ये हमने खाली सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो सेशन हम स्टार्ट करेंगे तभी हम जी नीचे जी। अपने कोडिंग के अंदर जो है वो उसको कॉल करवाएंगे, अदरवाइज़ ये कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सेशन स्टार्ट करने के बाद ये उसी ऊपर सेशन को स्टार्ट किया, उसके वेरिएबल को यहाँ पे लिखा, ठीक है। और हम सेशन एक अपने मर्ज़ी से हम बना रहे हैं यूज़र नेम का। हम पहले उसके जो यूज़र के नेम वगैरह उसी के थ्रू हम लोग लॉगिन करवा रहे हैं। हम जो यहाँ पे टेक्स्ट ले रहे हैं या ये चीज़ जो इनपुट ले रहे हैं हम यूज़र से, तो वो यूज़र नेम पे हम ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ईमेल दिया होता तो मैं वहाँ पे ईमेल का लिखती, लेकिन अभी हम जो है वो यूज़र नेम से ले रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे उसको यूज़र नेम का एक सेशन बना लेते हैं और उसका जो है इसको एक नए वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा दिया, ये वेरिएबल है। फिर हम इको करते हैं, इको या प्रिंट, इन दोनों चीज़ों के अंदर जो चीज़ भी हम करेंगे वो हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को इको करवाना, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको हटा के और मैं यहाँ पे ये चीज़ मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैनेजर का हमने किया था, मैनेजर की आईडी क्या है, अली और 1 2 3 4, इसका रोल हम डिफ़ाइन करेंगे उसको मैनेजर के, और ये साइन इन किया। तो अभी वो पासवर्ड रॉन्ग, अभी 1 2 3 4, 1 2 3 अच्छा 4 ये अभी भी पासवर्ड रॉन्ग का ही दे रहा है, वो शायद क्यूरी सारी हमने रिमूव की है उस वजह से, अदरवाइज़ ये लॉगिन कर लेता था। ये स्क्रिप्ट में सॉरी मैंने लिखा है, इस वजह से कर रहा है वो। मैं सारा इसको रिमूव करती हूँ। ये देखें, ये उसकी आउटपुट उसने प्रिंट कर दी यहाँ पे, ठीक है। इको के अंदर जी हम कुछ भी जो है वो प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम इको लिखेंगे और उसके साथ डबल कोट्स आएंगे और एंड पे सेमी कोलन आ जाएगा उसका, उसको क्लोज़ करने के लिए। तो ये हमारे जो है वो चीज़ को वहाँ पे प्रिंट करवा देगा। इसके बारे में भी क्वेश्चन कर लेते होते हैं कि आप कोई भी मतलब चीज़ वहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाओ, तो आपने सिंपल यहाँ पे इको लिखना है, उसके डबल कोट्स लिखने हैं और यहाँ पे सेमी कोलन लगाना है, उसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने एल्स की क्यूरी चलाई, उसमें इको मैंने खाली कर दिया क्योंकि हमने आगे मज़ीद कंडीशंस चलानी थी। तो एल्स का पर्पज़ तो आपको पता है ना कि अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चली तो फिर ये दूसरी वाली चला दे, ठीक है। तो हमारे पास वो रोल्स ज़्यादा थे तो इस वजह से इसको हमने खाली कर दिया है कि अगर हमारी ये वाली क्यूरी नहीं चलती अच्छा, तो ये जो ऊपर लिंक हमने दिया है ये वाला, इसकी ये बात जो करें। हमने इको के अंदर जो लिंक हाँ, दी, उसका मैं हाँ समझाती लॉगिन हूँ, उसका वाला, अभी तो ये हमें समझाती वो हूँ। शो करवाएगा कि नहीं, हाँ उसका तो समझाती हूँ जैसे ना हम अभी, लॉगिन करेंगे। वो बताती हूँ अभी। जो मैंने कल अलर्ट की बात की थी ना, इसके थ्रू ये अलर्ट बना के हम उस पेज के ऊपर जा रहे हैं, ये वो मैं दिखाती हूँ अभी।
अच्छा, ये खाली इस वजह से हमने दिया है कि हमारी इस कंडीशन के बाद ये नेक्स्ट कंडीशन चले, हमारे एल्स की कंडीशन ना वो चलाए, ठीक है, इस वजह से हमने इसको खाली किया। तो अब यहाँ पे इको में हमने स्क्रिप्ट लगाई। जावा स्क्रिप्ट आप जब भी यूज़ करते हो या उसका कोड लिखते हो तो आपको स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है। तो मैंने ये जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग लगाया है और यहाँ पे हम उसको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बता रहे हैं, उसका कोड दे रहे हैं कि हम विंडो जो हमारी है उसकी लोकेशन पे जा रहे हैं और उसका हरीफ के अंदर जो है वो पाथ दे रहे हैं, ठीक है। विंडो डॉट लोकेशन हमने यूज़ की है इस वजह से कि ये हमें उस पाथ के बारे में बताने वाला है कि इसके अंदर हम वो पाथ देने वाले हैं, ठीक है। वो हम जैसे उसमें HTML के अंदर एंकर टैग यूज़ करते हैं ना पाथ देने के लिए, तो ये एक तरह जी से जी वैसे ही एंकर है, टैग, विंडो जी डॉट जी। लोकेशन, ठीक है। और इसके बाद अब ये आगे आ जाता है हमारा फोल्डर का नेम, मैनेजर पैनल के नाम से ये हमारा फोल्डर है, ये वाला। और इसके अंदर मैनेजर डैशबोर्ड है, ठीक है, ये वाली फ़ाइल है जिसका हमने उसको पाथ दिया कि अगर तो हम लॉगिन हो जाते हैं तो फिर हमें वो इस पेज पे लेके जाए। उसके बाद आ जाता है हमारा अलर्ट। ये एक सिंपल अलर्ट लगाने से वहाँ पे हमें कल अलर्ट डिस्प्ले हो रहा था, सिर्फ ये एक वर्ड लिखा है हमने और ब्रैकेट डाल के सिंगल कोट डालें और इसके अंदर जो चीज़ डिस्प्ले करवानी थी वो हमने लिख दी है, तो हमारा अलर्ट बन गया। लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट में अगर बनाओगे तो ऐसे अलर्ट बनेगा, अगर हम HTML में बनाएंगे तो हम क्लास के अंदर अलर्ट बनाएंगे, जी जी। ठीक है। यही चीज़ मैंने सेम जो है वो यहाँ पे की है, ये वाली नीचे भी मैंने सेम वही चीज़ की है ऊपर वाली। ऐसे सारे फिर एडमिन में, मैनेजर में, ऐसे सब में बारी बारी। हाँ जी, सब में यूज़र नेम भी वही है और वो बाकी सारा भी है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या किया हमने, इज इक्वल रोल जो था वो उसका चेंज किया है, इसका एडमिन वाले पे एडमिन कर दिया, एम्प्लॉय वाले पे एम्प्लॉय, मैनेजर का मैनेजर में, और बाकी उनका यहाँ पे जो पाथ है वो चेंज कर दिया। और सबसे एंड में मैंने एक जो इको करवाया एल्स के अंदर, वो ये अलर्ट डिस्प्ले करवाया कि अगर तो हमारा पासवर्ड या ईमेल रॉन्ग है तो उसका अलर्ट हमें दे दे, ठीक है। ये एंड पे मैंने आखिरी वाले एल्स में किया है, बाकियों में मैंने खाली इसको इको करवाया। ये हमारा इसका लॉगिन पेज क्या था। इसमें अगर आप दोनों का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें जो ना समझ आई हो। एक मरतबा खुद सारा कोड देखे ना ये PHP वाला, तो जो चीज़ नहीं आपको समझ आई, हाँ अभी कन्फ्यूज़न है उसमें, तो वो आप दोबारा पूछें, मैं उसको रिपीट कर दूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर हमने ये वाले तो कॉलम्स नेम लिख दिए थे, ये जो है ना ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे ये ऊपर बनाए थे ना, इनको डिफ़ाइन करवाने के लिए जो हमने नेम के एट्रीब्यूट में वैल्यू लिखी थी उनको डिफ़ाइन करवाते, जो हमने वेरिएबल बनाए थे वो हमने ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे वही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। जी ठीक है। चलें फिर आगे इसको लॉगिन करके हम अगले पे जाते हैं। कल एडमिन वाले का देख रहे थे ना, तो एडमिन डैशबोर्ड पे ये भी जाएंगे, उसके भी बैक एंड देख लें सारा और फिर अगले पे काम करेंगे। ये हमारा अलर्ट हो गया, ठीक है, और हम एडमिन पे से डैशबोर्ड पे आ गए। ये बनी हुई है हमारी साइड बार, ठीक है, और साइड बार का हम जो है वो चेंज करेंगे कलर वगैरह अगर आपने करना है तो उसके लिए हम किस में जाएंगे, इंक्लूड के अंदर, एडमिन पैनल के अंदर ये इंक्लूड का फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर आपकी ये हेडर डॉट PHP की फ़ाइल है और इसके अलावा साइड डॉट बार PHP की फ़ाइल है। हेडर के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने अपने सारे लिंक्स इसके अंदर लगा के, ताकि मुझे हर पेज के ऊपर लिंक ना लगाना पड़े, तो वो इसको मैंने इस फ़ाइल के साथ, साइड बार की फ़ाइल के साथ जो है वो मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको लिंक करवा दिया है और इसके इंडेक्स पे भी करवाया था, तो ये सारा मतलब एक ही जगह पे वो करने की वजह से वो सब पे लिंक्स वो लेकर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हम अगर पीछे देखें लॉगिन वाले पे,
हमने जब किया था इंडेक्स पेज के ऊपर लॉगिन का, तो हमने यहाँ पे कंडीशन जो फर्स्ट चलाई थी उसमें इस सेट किया था अपने मेथड को, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं ना, डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले वहाँ पे भी क्यूरी चलाएंगे, बट वहाँ पे क्यूरी जो चलेगी ना, वो क्या करेगी, वो आपको कहेगी कि अगर तो ये इस नाम का सेशन जो है वो बना है, ठीक है, और उसके बाद वो सेशन बन गया है तो लॉगिन करवा देगा। अगर वो सेशन नहीं बना, ठीक है, तो वो हमें कहेगा कि आप वापस जाओ लॉगिन के पेज पे और वहाँ से जाके लॉगिन करके आओ, ठीक है। इस डैशबोर्ड के पेज पे हम जब आते हैं तब वो ये चीज़ हमें करवाएगा। और इसकी ये देखें, मैंने जो वो ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज़ नहीं की, वो हमने एंड में जाके क्लोज़ की है, ये क्लोज़ की है उसको हमने, क्योंकि हमने ये पूरे पेज के ऊपर उस कंडीशन को चलाया, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हमने उसको ये कहा कि अगर हमारा सेशन जो है वो नहीं बना हुआ, मतलब, और सेशन नहीं बनेगा, मतलब ये है कि अगर यूज़र जो है उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो हमें लॉगिन के पेज पे ले जाए। अगर तो लॉगिन किया हुआ होगा तो वो इस पेज को दिखा देगा, अगर हमने लॉगिन नहीं किया होगा तो वो हमें डायरेक्ट जो है वो लॉगिन के पेज पर ही लेके जाएगा। यहाँ पे भी मैंने स्क्रिप्ट यूज़ करके मैंने वो इसका बना दिया हुआ है लॉगिन का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नैब बार की। अच्छा, ये इतना टाइम होगा 15 मिनट के अंदर के सुपरवाइजर को हम ये ये टैब सारे वो हमने इतना रन डीपली करके नहीं दिखाए? बताना, ये मैंने सिर्फ आपको वही समझाने तो के लिए मैं कह किया रही है। थी इतना। लेकिन अब मैं जी देखो, मैं जी आपको ये। समझाती ना तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं था वो क्लियर होना, कि हमने जो वहाँ पे लॉगिन करने के लिए सिलेक्ट की क्यूरी चलाई है वो वर्क कैसे कर रही है। हाँ जी जी। तो अगर मैं चाहती तो जैसे सुपरवाइज़र ने वाइवा लेना है, मैं सीधा सीधा वो चीज़ भी बता सकती थी, बट उससे आप कंफ्यूजन में रहते, आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होना था और वहाँ पे आप भूल जाते। इस वजह से मैंने ये सारा रिपीट किया है, इसको बताया है सारा आपको डीपली, कि आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो मतलब फ्रंट एंड जो देखेंगे वो थोड़ा जो वो चीज़ें देखेंगे जो सुपरवाइज़र ने हमें चेंज करने को बोलनी है, या फिर हमसे अगर वो बनवा सकते हैं तो वो चीज़ें हम आज देखेंगे, बाकी सारे नहीं देखनी। एक ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये आपसे लाजमी बनवाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हमने कोई भी क्लास ली, चाहे ये तो मैंने लिस्ट ली है ना, यूएल और एलआई, इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन लाजमी होता है। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं, अगर आपके पास कोई वर्ड की फ़ाइल ओपन है या एमएस वर्ड की फ़ाइल कोई ओपन कर लें, उसमें मैं आपको दिखा दूं, खाली कोई भी फ़ाइल ओपन कर लें। ये कोई भी खोल लें, खाली खोल लें ना, उसी के अंदर कंट्रोल एन करके न्यू खोल लें बस। क्रॉस हो गई। छोड़ो, मैं कर देती हूँ, कंट्रोल एन करती हूँ। और नहीं, थोड़ा सा ना मेरी आईज खराब हुई हुई है तो मुझे पे कोई बैठा बात नहीं जा नहीं, रहा इतनी देर। बस ये 1 घंटे की क्लास करनी है, उसके बाद फिर वाइंड अप कर देना। ये नहीं है आपकी, मैं बंद कर दूँ फाइल। अच्छा, ये हम अब बात करने वाले हैं यहाँ पे यूएल, ठीक है, और इसके बाद ओएल की। इसके मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँ टेक्स्ट का। अच्छा, यूएल क्या चीज़ हमारी होती है, इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और जो हमारी ओएल है ये हमारी है ऑर्डर लिस्ट। इनके बारे में ना लाजमी क्वेश्चन होता है। और एक थर्ड चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो हमारी है एलआई, जिसको हम कहते हैं लिस्ट आइटम। एलआई भी स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, ये सारे यूआई और यूएल और ओएल स्मॉल लेटर के अंदर ही होते हैं। अच्छा, अब यूएल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम यहाँ पे जब कोई पॉइंट्स बनाते हैं किसी भी कंटेंट के तो हम बुलेट्स लगाते हैं, ठीक है।
तो वो जितनी आइटम्स हमारी जी जी। होती हैं उतने हमारे जो है वो बुलेट्स लगते जाते हैं। जैसे ये फ़र्ज़ करें, ये मैंने लिखा, अगले पे आए, ये आगे एक और लग गया, ठीक है। ये एक लिस्ट बनती जा रही है हमारी आइटम्स की, ठीक है ना। जितने मतलब आइटम्स होंगी उतने बुलेट्स लगते जाएंगे। और अगर हम OL के अंदर यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वर्ड्स होते हैं, तो इसमें भी हम जितने मतलब लिखेंगे लिस्ट उतनी बनती जाएगी। अब ये जो लिस्ट बन रही है ना नीचे, ये जितने हम आइटम्स लिख रहे हैं उनकी लिस्ट बन रही, ये बन रही है इस लिस्ट आइटम की वजह से, LI की वजह से, ठीक है। क्योंकि हमने LI को अपने UL के टैग के अंदर और OL के टैग के अंदर, दोनों के टैग्स के अंदर रखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसके अंदर जितने भी हमारे सर्कल हैं, ये बुलेट्स हैं, चाहे वो फिल सर्कल में है, चाहे वो सिंपल सर्कल में है, चाहे वो रेक्ट में है, तो वो डिस्प्ले होते हैं। जो ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल वर्ड्स होते हैं और इसके अलावा अल्फ़ाबेटिक होते हैं और रोमन में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम जहाँ पे नैव बार बनानी हो, साइड बार बनानी हो, या कोई भी ऐसी कैटेगरीज हमने बनानी हो, तो वहाँ पे हम जो है वो UL को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बुलेट्स होते हैं। OL को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने पॉइंट्स देने होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये पूछते भी हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये UL क्या है, तो आपने कहना है ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इसको हम नेविगेशन बार में जी या जी। कैटेगरीज में कहीं पे भी ऐसी जगह यूज़ करते हैं। OL जो है ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इसको पॉइंट्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और LI जो होता है वो लिस्ट आइटम्स है, कि जितनी आइटम्स हमारे पास होंगी उनकी लिस्ट हमने बनाई हुई है। अच्छा, फिर हमारे पास ये चीज़ आ गई, और ये चीज़ मैंने जो है वो अपनी साइड बार बनाने के लिए यूज़ की हुई है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर नैब बार जैसे बनाते हैं, वो नैब बार ही मैंने लिया है। उसको वो मैंने टॉप नैब के नाम से क्लासेस ये बनाई हैं। ये मैंने 3 क्लासेस इकट्ठी बनाई हैं, नैब की, नैब बार राइट की और टॉप नैब की, ठीक है। ये मेरी 3 क्लासेस हैं। और इसको जो ऊपर मैंने ये कलर वगैरह दिया है, ये टेक्स्ट का कलर दिया है। ये ऊपर जो हम कलर लिखते हैं, ये कलर हमारे टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। अगर हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं तो वो फिर जो बैकग्राउंड होता है उसके पीछे वाले एरिया, जो चीज़ है, इमेज या टेक्स्ट, उसके पीछे वाले एरिया को कलर देता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन की क्लास बना के हम एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन की क्लास बनाई, और सेकंड मैंने क्लास बनाई ड्रॉप डाउन टॉगल की, ठीक है, डाटा टॉगल करवाने के लिए। और इसको जो है ना मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दिया। अब मैंने उसके बाद क्या किया है, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, और ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम डिस्प्ले करवाने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे हम जाएं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और करना है, यहाँ पे नहीं आ रही इसकी, मुझे लगता है रिमूव कर देना चाहिए इसका कोड अभी। ये ऊपर अप्लाई नहीं मैंने उसके किया, डिस्प्ले नहीं करवाया, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, सिंपल रहने देती हूँ अभी कोड आपका, साइड बार के साथ चलने देते हैं हम इसको। मुझे लगता है गलत पेज खोला मैंने। हमारा टीचर वाला ये नहीं आना, ऐड यूज़र व्यू यूज़र का आना, ये नहीं आना पेज, इसको रिमूव ही कर दूँ। डैशबोर्ड ये है हमारा। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ है जो हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारी साइड बार बनी हुई है,
तो ये ऊपर एंकर टैग लगाया है और हरीफ के अंदर हम उस पेज का लिंक दे रहे हैं जिस पे हमने जाना है। यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो जिस पेज पे लेके जाएगा वो उनके नाम हमने यहाँ पे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब बैक एंड नहीं है इस चीज़ का, बैक एंड हम दूसरी चीज़ का वो करेंगे। जैसे अब हमारे पास पेज आता है, सबसे पहले हम यूज़र्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड यूज़र के नाम का उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा ऐड यूज़र का जो है उस पर जाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने ये एडमिन डैशबोर्ड को कॉल करवाया है इसके साथ, ताकि जब भी कहीं पे भी हमारे पास कोई भी चीज़ ओपन हो तो हमारी साइड बार जो है वो ये सब पेजेस पे डिस्प्ले हो। तो ये उसके लिए मैंने किया है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये सारा ब्रेड क्रम्स कल बताया था, इसकी हम आ जाते हैं उस पर PHP पे। सेम वही चीज़ इसमें भी रिपीट होनी है पीछे वाली, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि उस वक्त हमने सेलेक्ट की क्यूरी चलाई थी, अब इंसर्ट की क्यूरी चलानी है। बाकी ये वाली सारी चीज़ इंसर्ट वही आ जानी है जो पीछे वाली हमने लॉगिन के पेज पे की थी। तो ये इंसर्ट की क्यूरी चला के हम उसको पहले बताएंगे अपने टेबल का नाम, ठीक है, कि हम किस टेबल के अंदर अपना डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम अपने यहाँ पे कॉलम्स का नेम बताएंगे कि हमारे कौन से कॉलम उस टेबल के अंदर पड़े हुए हैं। तो उन कॉलम्स का नेम बता के फिर आगे आ जानी है हमारी वैल्यूज़। जब हमने लॉगिन के पेज का देखा था तो तब हमने वैल्यू उस कॉलम के आगे ही दे दी थी, ठीक है। ये देखें, सिलेक्ट में हमने ये अपना कॉलम का नेम लिखा था और इसके आगे वैल्यू हमने यहीं पे दे दी थी, वेरिएबल जो ये ऊपर वाले थे। और अभी जो है हम इसको कर रहे हैं, तो ये इंसर्ट करके टेबल का नेम दिया, उसके बाद जो कॉलम्स दिए ये सारे एक साथ लिखे हैं और वैल्यूज़ हमने सबकी अलग लिखी हैं, वो भी उसी तरीके से कोट्स के अंदर और ब्रैकेट्स में। और ये वैल्यूज़ सारी ये वाली हैं जो हमने ऊपर वेरिएबल्स डिफ़ाइन करवाए हुए हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं। फिर अगेन यहाँ पे वही चलती है क्यूरी अपने कनेक्शन की दो, और वो आपका वेरिएबल जो बनाया उसके पैरामीटर्स को आप लेते हो और फिर इसको इफ़ की कंडीशन में आप लिख के आप इसको बता देते हो कि अगर तो इसके अंदर डाटा मौजूद है तो हमें इको करवा दे, अलर्ट डिस्प्ले करवाए कि यूज़र सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो, वो मतलब उसका डाटा जो है वो हो गया है ऐड। और अगर वो नहीं होता तो फिर वो क्या करेगा, वो हमें एरर डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और जब ये उसका सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो जाता है तो फिर वो दूसरी क्यूरी चलाता है कि हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाए। जो नेक्स्ट पेज कौन सा है, जहाँ पे हम यूज़र्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, मैनेज मतलब व्यू कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज़ थी, ये हमने ऐड यूज़र किया था, ठीक है, और इसके बाद ऐड होने के बाद हमें ये इस पेज पे लेके जाएगा व्यू यूज़र पे। जैसे ही डाटा ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे लेकर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़? जी जी। ठीक है, तो ये मतलब ये इस तरीके दोबारा से नहीं, ये वाली चीज दोबारा। ये इस पेज पे जो लेके जाते हैं। कौन सी समझ नहीं ये आई जो तैयबा? इंसर्ट की क्यूरी हमने चलाई है ना, हाँ जी, इंसर्ट वाली। देखिए इंसर्ट की हमने क्यूरी लिखी और उसको हम बता रहे हैं कि हमने कहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो डेफिनेटली हम टेबल का नेम देंगे, ठीक है, जिस टेबल में इंसर्ट करवाना है उस टेबल का नेम आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि आगे ये हमारे इस टेबल के अंदर ये कॉलम्स पड़े हैं, ठीक है, ये उनका नेम है। और फिर आगे ये हमारी वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यू के जी जी। अंदर हमारे ये वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाए हुए हैं, ये वाले। तो ये वेरिएबल्स आ जाने हैं, तो वो इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा ना, फिर वो हमारे इन टेबल के कॉलम्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जी जी। तो ये मतलब इस तरीके से काम कर रहा है। ये हम जी यूज़र ऐड करने का कर रहे हैं, ये एडमिन यूज़र्स को ऐड करवा रहा है। 1 मिनट कॉल आ रही है। थोड़ा बहुत, क्योंकि PHP का मुझे इतना आइडिया नहीं है।
चलें कोई बात नहीं, मैं आपने वो बाद आपने में दोबारा ये देखूंगी, क्यूरीज रिकॉर्डिंग तो ही हो ही रही देखनी है, ठीक है, ये वाली क्यूरीज, क्योंकि यही आपसे लिखवाई जानी है। सिलेक्ट की क्यूरी होगी, इंसर्ट की हो गई, फिर अपडेट की या डिलीट की, यही क्यूरीज लिखवाई जानी है। वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है, इसको मैं अभी मतलब लगा देती हूँ ताकि ये उसके इंसर्ट की क्वेरी में इसने डाटा जो है वो यूजर वाला डाटा उसके अंदर इंसर्ट करना है सारा। हाँ जी, यूज़र के टेबल के अंदर हमने इंसर्ट करवाना है। ये जो हम ये जो यहाँ पे, हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई है। ये देखें एक हाँ मिनट, ये जो जी ऐड जी यूज़र एडमिन ऐड करवा रहा था ना यहाँ से, जो भी वो ऐड करेगा तो वो इंसर्ट की क्यूरी की मदद से हमारे इस कॉलम के अंदर जाएगा। ये हमारा टेबल जो है इसके इन कॉलम्स के अंदर जाएगा। ये हमारे कॉलम्स हैं, ये वाले ऊपर वाले सारे। यहाँ से डाटा वहाँ इंसर्ट करवाएगा। हाँ जी, यहाँ पे इंसर्ट करेगा वो, जी जी जी, लिखेगा यहाँ से यहाँ डाटा पे लेके और जाएगा वहाँ वहाँ इंसर्ट से, करेगा। वो इंसर्ट की क्यूरी से जाएगा। ठीक है, हमने यूजर्स के नाम जी का जी टेबल बनाया हुआ है अपनी डेटाबेस में, और जी इन नामों से हमने अपने कॉलम्स बनाए हुए हैं, और फिर इन कॉलम्स के अंदर हम डाटा भिजवा रहे हैं, वो डाटा जो हमारे इन वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। यूज़र ने जब इनपुट फील्ड के अंदर डाटा एंटर करना है तो वो इन वेरिएबल्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, फ्रंट एंड के जो हमारे वेरिएबल्स नेम में बने हुए थे ना, नेम के अंदर जो हमने बनाए हुए थे, उनके अंदर पहले जाता है, वहाँ से फिर इनके अंदर चला जाता है, क्योंकि हमने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया होता है, और फिर इन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे वैल्यू बना के कॉल करवा देते हैं, तो फिर वो यहाँ से उठा के वो डाटे को खुद ही इधर पेस्ट कर देता है। ऐसे होता है। अब समझ आई? जी जी और कुछ पूछना है तो वो जी जी। पूछ लें, क्योंकि फिर 1 घंटा हो गया, इसको फिर वाइंड अप करूँ मैं, और उसमें कन्वर्ट होने में भी वीडियो को टाइम लग जाना है। तैयबा कुछ पूछना तो नहीं, समझ आ गई सारी? एक मिनट। आपने ना बार बार ये क्यूरीज लिख के दिखानी, मैं आपको एक क्यूरी भी लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, मैं क्यूरी लिख के दिखाऊँ आपको। ये देखें, जब हमने इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है ना, इंसर्ट इनटू लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया, और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपने कॉलम्स के नेम देंगे। सॉरी, इंसर्ट इनटू के बाद हमारा आ जाना है टेबल का नेम, जो भी टेबल है आपका, यूज़र नेम है, या ये फ़र्ज़ कर ले मैंने ABC के नाम का एक टेबल बनाया हुआ है, वो आ गया, और इसके अंदर हमारे आ जाना है कॉलम्स के नेम। ठीक है, कॉलम जैसे हमारा हो गया, ये एक कॉलम है, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ये हमारे कॉलम्स के नेम आ गए। अब इसके बाद हमने देनी है वैल्यूज़ इसकी, ठीक है, वैल्यूज़ भी सेम वही चीज़ आनी है, यहाँ पे सिंगल कोट्स के साथ आने हैं। अब यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ देनी है ना, इससे पहले जो आपने ये कंडीशन के अंदर ये जो आपने सेट की हुई है, ये वाली वैल्यूज़ आनी है। ठीक है, ये समझ आ गई? ये जी हमारी जी वैल्यूज़ आनी है। तो मैं अभी ये फ़िलहाल वैसे ही इनको लिख रही हूँ, क्योंकि हम एक इसके डमी जो है वो बना रहे हैं, तो मैं इसको लिखती जाती हूँ ऐसे ही। अब देखिए, ये मैंने वो वेरिएबल लिख रही हूँ एक तरह से, जो हमने वहाँ पे कंडीशन में डिफ़ाइन करवाए हुए हैं। जो लॉगिन के वक्त हमने बनाई। हाँ जी, ये हमारे उसके वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारी क्यूरी लिखी गई है ये। अब इसको हमने स्टोर करवाना है एक नए वेरिएबल के अंदर, तो हम यहाँ पे उसको नए वेरिएबल को लगाएंगे फिर डॉलर के साथ, और ये हमने एक नया वेरिएबल स्टोर कर दिया। ये हमारी क्यूरी लिखी गई है, पूरी क्यूरी। और जो हम सेलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से मतलब हम चलते हैं और सिलेक्ट, और इसके बाद आ जाता है स्टैरिक,
ठीक है। फ्रॉम, आगे टेबल का नेम आ जाता है, जैसे ऊपर ABC लिखा, मैंने डाटाबेस में अभी फ़र्ज़ करें मैंने ABC के टेबल के अंदर डाटा स्टोर करवाया था, तो अब मैंने उसी को यहाँ पे कॉल किया। अब वो कह रहा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ABC यानी कि टेबल के नेम में से, और यहाँ पे वेयर में हम उसको बताते हैं कि किस किस में से हमने डाटा लेना। तो पहले हम कॉलम का नेम लिखेंगे, जैसे A है लिखा और इज़ इक्वल करके इसको हम डबल कोट के साथ यहाँ पे उसका वेरिएबल लिख देंगे जो $A है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये क्यूरी लिखी जाएगी। ये सारी कंप्लीट ऐसे ही आनी है हमारी, D तक हम इसको लिखेंगे ऐसे। फिर B आ गया, इज़ इक्वल साइन आ गया, डबल आ गया, और फिर इसका वेरिएबल आ जाना है, और इसको आगे फिर ऐसे ही कंप्लीट करके, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, और इधर हम एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देंगे, एक नया वेरिएबल, ये वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया इसको, ठीक है। ये हमारी क्यूरी लिखी गई। ठीक हो गया ना, आप समझ आई इनकी कि नहीं? जी जी, ये बस इस तरीके से ये लिखना है। आज आपने वो मैं देखूंगी ना दोबारा आज क्यूरीज को, आपने इन और हम दोनों उनकी क्यूरीज प्रैक्टिस को करेंगे देखना तो है, क्यूरी आएगी। इन दोनों क्यूरीज को देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी चीज़ आपने जो काम करना है आज के, मतलब ये आपका काम है प्रैक्टिस इसकी करनी। आपने ये जितने भी कलर्स हमने जहाँ जहाँ पर भी यूज़ किए हैं ना आपके प्रोजेक्ट में, जो जो कलर भी यूज़ किया उन सारे कलर्स को चेंज जी करके जी देखना है, ठीक है। आपको पता होगा कलर्स कहाँ से चेंज होते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर है, येलो है, ये कलर है। और जो नहीं समझ आ रहा आपने मुझे उसी वक्त टेक्स्ट करना है, फिर मैं आपको वो समझा दूँगी, ठीक है। टेक्स्ट करके साथ स्क्रीनशॉट भेज दें कि मैं चलो ये ठीक इस है। जगह का कलर नहीं चेंज हो रहा, तो ये मुझे बताएं। और रिजवान आपने भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। एक तो क्यूरीज़ की प्रैक्टिस करनी है बार बार, और बाकी आपको फ्रंट एंड तो आता ही है, तो क्यूरीज़ की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, और कलर्स वगैरह हर चीज़ आपने भी चेंज करके देखनी है, ठीक है। क्लियर होगी सारी चीज़ें?